स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के लेसन नंबर 9 जिसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक या इंग्लिश में इसको बच्चों कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इस लेसन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन रेंज यानी उप सह संयोजन परिसर क्या होती है। और वीडियो लेक्चर के अंत में बच्चों हम जानेंगे कि लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को बताते चलो एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा वीडियो लेक्चर है लेकिन इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोगों को बहुत ही जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा के बारे में। स्टूडेंट आप लोगों को बताता चलूँ बुक्स में जो इसकी डेफिनेशन है थोड़ा हार्ड तरीके से लिखी गई है, लेकिन इसका देखो मैं बड़ा सरल इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको समझा रहा हूँ, जरा उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बच्चों ये है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं यानी जो उप सह संयोजन यौगिक होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं बच्चों जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है यानी पानी के अंदर इनको घोला जाता है तो ये सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा जब हम साधारण सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोलते हैं, ठीक है, तो वो Na+ और Cl- में क्या होता है वियोजित हो जाता है। इस प्रकार बच्चों हम एक होता है डबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम यानी फिटकरी की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। तो फिटकरी को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो भी अपने सरल आयनों में वियोजित हो जाती है बच्चों। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यानी वे यौगिक जो पानी में घुलने पर या जलीय विलयन में सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। चलिए इसको हम स्क्रीन पर एग्जांपल के एक माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन क्या देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था उप सह संयोजन यौगिक इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कोमा उप सह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पानी में कैसे डिसॉल्व होगा। ठीक है, नाम क्या इसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम है। ये IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइम जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे यानी वाटर में जब इसको घोलेंगे तो ये मिलेगा आपको पोटेशियम आयन के रूप में मिलेगा बच्चों, और साथ में मिलेगा बच्चों आपको FeCN का होल 6 और ये 4 आयन मिलेगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहिए कि संकुल आयन मिलता है, संकुल आयन मिलता है यानी आयरन यहाँ से अलग नहीं होता है। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड में जानते हैं, सोडियम क्लोराइड को घोलते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, Na+ अलग और Cl- अलग हो जाता है। लेकिन जब इसको हम हेक्सासाइनोफेरेट को बच्चों पोटेशियम हेक्सासाइनेट को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों ये क्या हमें एक संकुल आयन प्राप्त होता है। क्या होता है, संकुल आयन प्राप्त होता है। यानी ये जलीय विलयन में ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं Fe और Cn का होल 6 ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो यही मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी बच्चों। उप सह संयोजक यौगिक वे ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, उप सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इसका एग्जांपल बताया, ये मैंने इसका वियोजन बताया बच्चों। ये जो स्टैंड इतना जो अभी बड़े ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों संकुल आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन इसको बच्चों हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों पानी के अंदर घोलेंगे तो ये अब बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, ये अब बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। इसलिए कहा जाता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व सिंपल आयनों में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये सिंपल आयनों में होते तो यहाँ से जो आयरन यानी Fe वो अलग यहाँ पे वियोजित दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे हम बात करेंगे उप सह संयोजन परिसर यानी कोऑर्डिनेशन रेंज क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या देखिए पहले डेफिनेशन को समझते हैं, जो इसको जब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा। तो देखिए परिभाषा क्या बच्चों, उप सह संयोजन यौगिकों में, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए लिगेंड एक बड़े कोष्ठक, यानी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो देखो ये बड़ा कोष्ठक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बड़ा कोष्ठक आप दिखाई दे इतने भाग को ही बच्चों, इतने ही भाग को, ये जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है इतना भाग, ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम उप सह संयोजन परिसर या कोऑर्डिनेशन रेंज इसको कहते हैं। पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, जब इस पर चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं बच्चों हम संकुल आयन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम, कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन बच्चों इसके हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, संकुल आयन इसको कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
और अगर हम इसकी सॉलिड फॉर्म में बात करें तो ये जो बड़े कोष्ठक में जो इतना भाग होता है बच्चों, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं उपसहसंयोजन परिसर। तो देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, ठीक है, अब ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए लिगैंड एक बड़े कोष्ठक में दर्शाए जाते हैं, ठीक है, संकुल यौगिकों के इस भाग को, संकुल यौगिकों के इस भाग को, जैसे मैं आपको बताती हूँ बड़े कोष्ठक में यही तो भाग है पूरे यौगिक का, इन पूरे कंपाउंड का, बड़े कोष्ठक में कितना भाग है, इतना भाग है ना, इस भाग को ही उपसहसंयोजन परिसर कहते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को मैं दोबारा रिपीट किया है, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट इन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को देखिए, अब देखिए मैंने इतना पार्ट छोड़ के, ये वाला जो पार्ट इतना पार्ट है ना, इसी पार्ट को मैंने बच्चों यहाँ पे लिख के दिखाया, ठीक है, तो ये जो पार्ट है बच्चों, यही पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, उपसहसंयोजन परिसर कहलाता है। कितना बड़े कोष्ठक के अंदर क्या देखिए Fe और Cn का होल 6, यानी तो ये पार्ट जो कहलाएगा बच्चों, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपसहसंयोजन परिसर बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे पढ़ते हैं बच्चों, लिगेंड क्या होते हैं, देखिए लिगेंड, ठीक है, अब लिगेंड को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है। देखिए स्टैंड, इससे अगर पूरे कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो ये जो Fe है बच्चों, ये क्या बच्चों Fe है, ये जो आयरन है बच्चों, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, और इसके साथ जो Cn दिख रहा है, ठीक है, ये होल 6 है, यानी 6 टाइम यहाँ पे Cn आएगा, ठीक है, तो इसको इसी पार्ट को बच्चों हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये इसी पार्ट को हम कहते हैं लिगेंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए डेफिनेशन को समझते हैं। बेपरमाणु अणु या आयन, बेपरमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, यानी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। यानी देखिए अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए हेक्साएमीन कोबाल्ट आयन का, ठीक है। अब देखिए इसी को मैंने देखिए स्टैंड आगे समझाने का प्रयास किया, इसको समझिए, देखिए इसी को मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, ठीक है। तो देखिए ये जो कोबाल्ट बच्चों, ये कोबाल्ट बच्चों ये है, ठीक है, और बाकी ये जो आप देख पा रहे होंगे NH3 का होल 6, यानी 6 टाइम क्या आ रहा है, NH3 आ रहा है, ठीक है। तो 6 टाइम देखो NH3 देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, और ये जो आयन है बच्चों ये आ गया। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जो NH3 आप देख पा रहे हैं, ये लिगेंड की फॉर्म में है, ठीक है, और जो CO है बच्चों, ये है बच्चों सेंट्रल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। ये CO को क्या बोलेंगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो CO है बच्चों, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये जो अमोनिया आप देख पा रहे हैं NH3 6 टाइम, ठीक है, ये लिगेंड है, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो यही मैं आपको बता रहा था। अब देखिए ये जो एरो का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ये जो एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अमोनिया के ऊपर, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है, उस पर नाइट्रोजन पे क्या होता है बच्चे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है, और जिसने इसको दान करने के बाद कोबाल्ट के साथ बंध बनाए, यानी अमोनिया के हर मोलिक्यूल ने अपना एक एकाकी लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको दान करके कोबाल्ट के साथ क्या बना, बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो उसी की वजह से इधर को क्या दे रहा है, एरो का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब है हर एक अमोनिया के मॉलिक्यूल ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको साझा किया है, कोबाल्ट को साझा किया है, यानी सेंट्रल एटम को साझा किया है, ठीक है। तो अभी आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो जो ये बीच में आपको देख पा रहे होंगे बच्चे, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, और इसके साथ में ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लिगेंड। और ये जो बड़े कोष्ठक में जो पूरी चीज़ होती है बच्चे, ये पूरी चीज़ को बच्चे हम क्या बोलते हैं, अगर इसके ऊपर चार्ज रहता है तो इसको बोलते हैं बच्चों हम संकुल आयन बोलते हैं, ठीक है। और हम सॉलिड फॉर्म में बात करें बच्चों, तो ये जो चीज़ है, ये अभी देखो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में जो पानी में घुला है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में बच्चों ये जो चीज़ होती है, जो बड़े कोष्ठक में होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हम उपसहसंयोजन परिसर। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वाली, तो ये जो डेफिनेशन बच्चों, यही जो डेफिनेशन है बच्चों, वो इस पार्ट की डेफिनेशन थी, इसी पार्ट की डेफिनेशन थी जो बड़े कोष्ठक में लिखी गई थी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, उपसहसंयोजन परिसर क्या होती है, और साथ में लिगेंड क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। और वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।